Hello, good morning student. You are most welcome to धीरज सर यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी और परचेजिंग कंपनी। सो माय डियर स्टूडेंट, एज अ नॉर्मल एंट्री लाइक इफ यू परचेज एनी एसेट्स लाइक मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग, देन हम एंट्री यहाँ पे पास करते हैं मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, otherwise to party. But in this case, here is a business purchased, means न्यू कंपनी ने बिजनेस को यहाँ पे परचेस किया है, तो आप एंट्री यहाँ पे क्या पास करोगे? बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी। लिक्विडेटर मीन्स द सेलर। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे अमाउंट में क्या मेंशन करोगे? जो पीसी ने न्यू कंपनी ने ओल्ड कंपनी को दिया है, that is an amount of business purchase and liquidator of old company. Now, number two is the assets and liabilities taken over by the new company and at a market value. Then entry आप कैसे पास करोगे? All assets account debit, जो भी assets हैं, फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स, लोन्स एंड एडवांसेस, सारे एसेट्स को आप डेबिट में लिखो एट अ मार्केट वैल्यू। ये जो डिफरेंस लिखा है ये अभी हम इस पे कंसिडर नहीं करेंगे। देन फर्स्ट ऑल एसेट अकाउंट डेबिट एट अ मार्केट वैल्यू, देन क्रेडिट टू ऑल लाइबिलिटीज अकाउंट एट अ मार्केट वैल्यू। लाइबिलिटी मीन्स व्हाट? एक्सेप्ट शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स को छोड़ के। देन टू बिजनेस परचेस अकाउंट, यहाँ पे आप फर्स्ट एंट्री यहाँ पे देख रहे हो कि बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट में पीसी का अमाउंट है, तो यहाँ पे भी बिजनेस परचेस में सेम पीसी का अमाउंट लिखेंगे। नाउ डेबिट में ऑल एसेट्स है, क्रेडिट में ऑल लाइबिलिटी एंड बिजनेस परचेस है। नाउ हमें यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे कि डेबिट में डिफरेंस आएगा या फिर क्रेडिट में। अगर डेबिट में डिफरेंस होगा सो हम उसे लिखेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट, बट अगर क्रेडिट में अगर डिफरेंस आया तो लिखेंगे टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ओके, तो डिफरेंस या फिर डेबिट में अदरवाइज क्रेडिट में, वन साइड में ही डिफरेंसेस अराइज होगा। नाउ थर्ड वन इज द डिस्चार्ज ऑफ पीसी, कि न्यू कंपनी ने ओल्ड कंपनी को पीसी में क्या क्या पेमेंट किया है। सो लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी अकाउंट डेबिट, आप यहाँ पे देख सकते हो आपकी जो फर्स्ट एंट्री था बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट एंड लिक्विडेटर क्रेडिट। देखो बिजनेस परचेस ये डेबिट था, सेकंड एंट्री में यहाँ पे क्रेडिट हो गया। लिक्विडेटर यहाँ पे क्रेडिट था, थर्ड एंट्री में यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। ठीक है, सो लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी अकाउंट डेबिट टू न्यू कंपनी ने पीसी में क्या दिया है? इक्विटी शेयर दिया है, प्रेफरेंस शेयर दिया है, कैश दिया है, और अगर फेस वैल्यू से जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है दैट इज नोन एज सिक्योरिटी प्रीमियम। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर इन न्यू कंपनी में आपको फेस वैल्यू यहाँ पे मेंशन करना होगा, प्रेफरेंस शेयर ऑल्सो फेस वैल्यू, कैश और बैंक यहाँ पे कैश अमाउंट होता है, यहाँ पे कोई फेस या सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं होता। इक्विटी और प्रेफरेंस इन दोनों में अगर सिक्योरिटी प्रीमियम है तो इन दोनों के प्रीमियम को एक साथ में ज्वाइन करके हम सिक्योरिटी प्रीमियम के हेडिंग में लिख देते हैं। ओके, सो ये थ्री एंट्रीज आर कंपल्सरी। मैंने यहाँ पर आप देख सकते हो नोट, ऑल दी अबाउट थ्री जर्नल एंट्रीज आर कंपल्सरी इन केस ऑफ न्यू कंपनी आस्क्ड। अगर क्वेश्चन में न्यू कंपनी पूछा है, न्यू कंपनी के जर्नल एंट्री पूछी है, तो ये जो थ्री एंट्रीज हैं, नंबर वन business purchase, number 2 assets and liabilities taken over, and number 3 discharge of PC. These three entries are compulsory. Okay, तो ये तीन एंट्रीज आपको कंपल्सरी यहाँ पे पास करनी होती है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द सम ऑप्शनल एंट्रीज भी यहाँ पर है, हम यहाँ पे देखेंगे
कि किस तरीके से ये सॉल्व किया जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन, इंटर कंपनी बिल्स। इंटर कंपनी बिल्स क्या होता है स्टूडेंट? इंटर कंपनी बिल्स का मतलब है इन केस जो सेलिंग कंपनी और जो बाइंग कंपनी है बिफोर द पीसी, लाइक बिफोर एक्विजिशन और टेक ओवर और अमालगमेशन, बाइंग कंपनी का जो कुछ लाइबिलिटी यहाँ पर होगा वो सेलिंग कंपनी पे हो सकता है या सेलिंग कंपनी का बाइंग कंपनी पे। तो यहाँ पे जो न्यू कंपनी है वो लाइबिलिटी को कैंसल्ड कर देती है और एसेट्स भी कैंसल्ड हो जाता है। तो जो लाइबिलिटी को अगर आप कैंसिल करना चाहोगे तो वो डेबिट करना होगा और एसेट कैंसिल करोगे तो क्रेडिट। तो अब बिल्स में हमारे पास दो ही बिल्स होते हैं, बिल्स पेबल एंड बिल्स रिसीवेबल। तो जब लाइबिलिटी रिड्यूस होगा तो डेबिट होगा, एसेट रिड्यूस होगा तो क्रेडिट होगा। तो डेबिट में क्या आएगा? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। नेक्स्ट वन इज द इंटरकंपनी डेब्ट्स। इंटरकंपनी डेब्ट्स का मीनिंग है कि बिफोर अमालगमेशन और एक्विजिशन जो बाइंग कंपनी है वो मे बी द कस्टमर ऑफ सेलिंग कंपनी या सेलिंग कंपनी बाइंग कंपनी के कस्टमर। तो इससे भी यहाँ पे लाइबिलिटी एंड एसेट दोनों यहाँ पे एडजस्ट किए जाते हैं। सो अब डेब्ट्स में हमारे पास दो ही डेब्ट्स हैं, डेटर एंड क्रेडिटर। देन लाइबिलिटी को रिड्यूस करके डेबिट कर दो, सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर अकाउंट। ओके, so this is intercompany bills and this is intercompany debts. Now the third one, dear. Third one is the expenses paid by new company. Next one, expenses paid by new company. अगर न्यू कंपनी ने एक्सपेंसेस पे किया है तो वो डिपेंड करता है आपके सेकंड जर्नल एंट्री पे। लाइक सेकंड जर्नल एंट्री में जो डिफरेंस आता है गुडविल या कैपिटल रिजर्व, तो जो भी यहाँ पे डिफरेंस आएगा, तो अगर एक्सपेंसेस पेड बाय न्यू कंपनी पूछा है तो हमें डेबिट में वो ही को डेबिट करना होता है। गुडविल, अगर डिफरेंस गुडविल है तो गुडविल अकाउंट डेबिट, अगर डिफरेंस कैपिटल रिजर्व है देन कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट एंड टू कैश और बैंक। नेक्स्ट वन इज द स्टॉक रिजर्व। नाउ स्टॉक रिजर्व क्या होता है डियर स्टूडेंट? स्टॉक रिजर्व का मतलब ये है कि इन केस अगर बाइंग कंपनी ने कोई स्टॉक खरीदा है सेलिंग कंपनी से बिफोर एक्विजिशन और टेक ओवर, देन सेलिंग कंपनी बेसिकली अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के ही वो चीजें बेची होगी बाइंग कंपनी को, क्योंकि तब अमालगमेशन नहीं हुआ था, एक्विजिशन वहां पर नहीं हुआ था। लेकिन जब बाइंग कंपनी ने सेलिंग कंपनी को टेक ओवर यहाँ पे कर लिया तो अब सेलिंग कंपनी का जो भी एसेट था वो बाइंग कंपनी का यहाँ पे हो जाएगा। तो सेलिंग कंपनी ने अपने बुक में जो लिखा था नोट करके कि हमने एज अ डेटर बाइंग कंपनी को इतना गुड्स बेचा है, उसमें कॉस्ट भी है प्रॉफिट भी है, मिलाकर सेलिंग प्राइस हो जाता है। तो बाइंग कंपनी अपने प्रॉफिट को अलग कर देती है और कॉस्ट को अलग कर देती है। सो दैट इज अ क्लोजिंग स्टॉक। तो उसकी भी एंट्री सेकेंड एंट्री में हम पे डिपेंड होगी। सेकेंड एंट्री में अगर डिफरेंस गुडविल आया तो गुडविल अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिजर्व आया है तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज द स्टैट्यूटरी रिजर्व। नाउ स्टैट्यूटरी रिजर्व ये है कि कंपनी को कुछ सालों तक लाइक 1 ईयर 2 ईयर्स 3 ईयर्स उन्हें यहाँ पर स्टॉक को अपने जो रिजर्व हैं उन्हें मेंटेन करना होता है। तो उसकी एंट्री हम यहाँ पे पास करते हैं अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। जो भी आपके स्टैट्यूटरी यहाँ पर रिजर्व्स होंगे वो मेंशन किया जाता है टू एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व एंड अदर स्टैट्यूटरी रिजर्व। देन अगर आपने कुछ फ्रेश इशू अगर यहाँ पे किया है एज अ न्यू कंपनी तो आपके पास पैसा आएगा। आपने क्या इशू किया है? इक्विटी शेयर कैपिटल तो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर तो प्रेफरेंस शेयर, अदरवाइज डिबेंचर। और अगर एक्स्ट्रा है प्रीमियम पे किया है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम। नाउ द लास्ट वन इज द 10th वन, द गुडविल और कैपिटल रिजर्व एडजस्टेड। यहाँ पे गुडविल और कैपिटल रिजर्व को सेट ऑफ किया जाता है। गुडविल और कैपिटल रिजर्व को आपस में साइमल्टेनियसली यहाँ पे सेट ऑफ किया जाएगा, क्योंकि एक ही जर्नल एंट्री में
हम दो चीज़ें वहाँ पे नहीं लिख सकते। एक जगह पे अगर बैलेंस गुडविल आ गया और कहीं पे बैलेंस अगर कैपिटल रिजर्व आ गया तो दोनों को एक साथ में साइमल्टेनियसली नहीं लिखा जाता, इसलिए दोनों को आपस में एडजस्ट कर दिया जाएगा। अगर कैपिटल रिजर्व लाइक अगर कम है और गुडविल का अमाउंट अगर ज़्यादा है तो कैपिटल रिजर्व को यहाँ पे डेबिट में और गुडविल को क्रेडिट में करके सेट ऑफ कर दिया जाता है। सेम वे में वाइस वर्सा यहाँ पे गुडविल के लिए भी अप्लाई किया जाता है। ओके नाउ अब हम देखेंगे आगे कि किस तरह से हम इसके बेस पे एक पूरा का पूरा प्रैक्टिकल सम सॉल्व कर सकते हैं ना। अब आप यहाँ पे देख सकते हो फिर से एक बार रिमाइंडिंग के लिए, अमालगमेशन कंपनी एज 14 है हमारा, दिस इज ए क्लास 4 एंड टुडे द ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी और परचेजिंग कंपनी में आपको 3 जर्नल एंट्री यहाँ पे कंपलसरी पास करनी होती है। नंबर 1 बिजनेस परचेज, नंबर 2 एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एंड नंबर 3 डिस्चार्ज ऑफ पीसी। ये तीनों कंपलसरी है अगर क्वेश्चन में न्यू कंपनी का जर्नल एंट्री पूछा तो। नाउ ऑल द अबव 3 जर्नल एंट्रीज आर कंपलसरी इन केस ऑफ न्यू कंपनी आस्क। नाउ नेक्स्ट वन है ऑप्शनल है, अगर ये पूछा गया है इंटर कंपनी बिल्स, इंटर कंपनी डेब्ट्स, एक्सपेंसेस पेड बाय न्यू कंपनी एंड स्टॉक रिजर्व क्रिएटेड एंड देन स्टैट्यूटरी रिजर्व क्रिएटेड एंड फ्रेश इशू और गुडविल और रिजर्व को साइमल्टेनियसली हमें यहाँ पे सेट ऑफ करना हो जाता है। ओके सो नाउ लेट्स सी द वन प्रैक्टिकल क्वेश्चन बेस्ड ऑन न्यू कंपनीज जर्नल एंट्री के बेस पे। नो अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो क्वेश्चन है हमारा इलस्ट्रेशन 29 है। अब देख सकते हो यहाँ पे इलस्ट्रेशन जो 29 है ये भी हमारा बोर्ड पेपर है TY BCom का, मार्च 2008 का है। आपके यूपीएस में या फिर आपके टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। हम क्वेश्चन को अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं रीडिंग करना। ए लिमिटेड एब्जॉर्ब्ड बी लिमिटेड, मीन्स ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को एब्जॉर्ब कर लिया है विथ इफेक्ट फ्रॉम डियर। WEF का मीनिंग होता है विथ इफेक्ट फ्रॉम। कब इसे एब्जॉर्ब किया है? 31 मार्च 2017 when the balance sheet summary balance sheet whereas under। आप यहाँ पे देख सकते हो लाइबिलिटी में इक्विटी शेयर दिया हुआ है, इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इज फुल्ली पेड, 11% प्रेफरेंस ऑफ 100 इज फुल्ली पेड, रिवैल्यूएशन रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व है, अदर स्टैट्यूटरी रिजर्व, 15% डिबेंचर, 10% डिबेंचर एंड सन्ड्री क्रेडिटर। नाउ एसेट्स में आप देख रहे हो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, स्टॉक, सन्ड्री डेटर, बिल्स रिसीवेबल इज आल्सो नोन एज अ ट्रेड रिसीवेबल एंड बैंक बैलेंस। ओके नाउ फिर से एक बार क्वेश्चन आपको पहले ये क्लियर कर लो कि कौन सी न्यू कंपनी है और कौन सी ओल्ड कंपनी है। न्यू कंपनी मीन्स परचेजिंग कंपनी एंड ओल्ड कंपनी मीन्स सेलिंग कंपनी। आप देख सकते हो ए लिमिटेड एब्जॉर्ब्ड बी लिमिटेड, मतलब ए लिमिटेड ने बिजनेस को अब्सॉर्ब कर लिया बी से, तो ए लिमिटेड डियर कौन सी कंपनी है? न्यू कंपनी। एंड बी लिमिटेड कौन सी कंपनी है? ओल्ड कंपनी। आई बस समझ में? अच्छा अगर आपको इतने पे भी ना समझ में आए कि ओल्ड एंड न्यू कौन सी है तो आप यहां पे नीचे देख सकते हो टर्म्स ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या है। नंबर 8, ए लिमिटेड विल इशू 8 इक्विटी शेयर्स। ए लिमिटेड इशू करेगी पीसी, तो जो कंपनी पीसी इशू करती है उस कंपनी को परचेजिंग कंपनी कहते हैं, क्योंकि अगर कंपनी ने किसी का बिजनेस परचेज किया है देन कंसिडरेशन में ही वो इन्हें इशू करती है। इसलिए जो कंपनी इशू करेगी उसे क्या कहते हैं? न्यू कंपनी और परचेजिंग कंपनी। तो परचेजिंग कंपनी यहां पे क्या इशू कर रही है? 8 इक्विटी शेयर। कितना? 8 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 5 इक्विटी शेयर्स इन बी लिमिटेड। मतलब अगर बी लिमिटेड में 5 शेयर होगा तो न्यू कंपनी कितना शेयर देगी? 8 शेयर देगी। ओके ऑफ 10 each। ये 10 रुपया फेस वैल्यू है एट ₹11 पर शेयर, मतलब 1 रुपया एक्स्ट्रा है। उस 1 रुपये को क्या कहते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम कहते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ओल्ड कंपनी बी है, बी कंपनी में ऊपर इक्विटी शेयर यहाँ पे दिया है अमाउंट 4 lakhs और लिखा है इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each फुल्ली पेड। अगर हमें यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर अगर यहाँ पे निकालना है तो अमाउंट को डिवाइड कर देंगे फेस वैल्यू से, जो भी उनका रेट है। बी लिमिटेड का देखो इक्विटी शेयर की वैल्यू 4 lakhs है, तो 4 lakh को डिवाइड कर दो 10 से, आपको नंबर ऑफ शेयर मिल जाएगा 40,000। ठीक है, सेम वे में प्रेफरेंस शेयर यहाँ पे देख रहे हो आप 11% प्रेफरेंस शेयर ऑफ
100 ईच फुल्ली पेड है। अमाउंट बी का कितना 4 लाख है, 4 लाख को डिवाइड करो 100 से, आपको नंबर ऑफ शेयर मिल जाएगा 4000। ओके, तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि बी लिमिटेड में 40,000 इक्विटी शेयर है और 4000 प्रेफरेंस शेयर है। बात समझ में आपको आ गई कि अगर बी में 5 इक्विटी शेयर है तो न्यू कंपनी उसे कितना देगी, 8 शेयर देगी। अब बी में कितना है, 40,000 शेयर है, तो अब न्यू उसे कितना देगी वो कैलकुलेशन में आपको पीसी में भी करके बता दूंगा। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज। Now here is B1. 11% preference shareholder of B Limited will be issued equal number of preference share in A Limited of rupees 100 each at rupees 105 per share. आप यहाँ पे देख सकते हो, कह रहे हैं कि 11% प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो बी लिमिटेड में है उन्हें इक्वल नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर यहाँ पे इशू करेंगे हम ए में। जो 100 रुपये वाला शेयर है उन्हें कितने में, 105 रुपये में। मतलब 100 रुपये क्या है, फेस वैल्यू, और जो ऊपर जो 5 रुपए है एक्स्ट्रा वो से क्या कहेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो अभी हमने पीछे देखा कि प्रेफरेंस शेयर कितना है हमारे पास, मींस ओल्ड कंपनी के पास कितना प्रेफरेंस शेयर है, 4000 है। तो 4000 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, 4 लाख आपका आ जाएगा फेस वैल्यू, और 4000 मल्टीप्लाई बाय 5 कर दोगे 20,000 आपका आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम। तो पूरा प्रेफरेंस शेयर को हम कितना देंगे, 4,20,000। ओके, नाउ हियर इज C1। अब ये जो ए और जो बी था, इक्विटी और प्रेफरेंस, ये दोनों पेमेंट जो दिया गया न्यू कंपनी से उसे हम पीसी कहते हैं। ओके, नाउ C1 क्या दिया है, अब देख सकते हो, ए लिमिटेड अग्रीड टू टेक ओवर द डिबेंचर ऑफ बी लिमिटेड। ए लिमिटेड जो न्यू कंपनी है वो बी कंपनी के डिबेंचर को टेक ओवर यहाँ पे कर रही है सब्सिक्वेंटली आफ्टर एब्जॉर्प्शन, मतलब एब्जॉर्प्शन के बाद। अच्छा, अब क्या करेगी, उन्हें क्या क्या डिस्चार्ज करेगी पेमेंट, आप यहाँ पे देखो, 10% डिबेंचर होल्डर ऑफ बी लिमिटेड आर डिस्चार्ज बाय ए लिमिटेड। मतलब बी लिमिटेड के जो डिबेंचर होल्डर हैं 10% वाले, उन्हें ए लिमिटेड अपनी कंपनी में क्या देगी, इशू सच नंबर ऑफ इट्स 15% डिबेंचर। 10 के बदले कितना दे रही है, 15% वाला डिबेंचर। मतलब जो अभी तक उन्हें इंटरेस्ट 10% मिलता था ईयरली, अब उन्हें कितना मिलेगा, 15% ऑफ 100 each, so as to maintain the same amount of interest। लेकिन उन्हें इंटरेस्ट कितना, ज्यादा नहीं दिया जाएगा, उतना ही दिया जाएगा, बस कल उनका इंटरेस्ट का परसेंटेज यहां पे बढ़ा दिया गया है। ओके, नाउ D1, all the assets and liabilities of B Limited were taken over at book value except the following which were revalued as follows। इसके कहने का मतलब है कि बी कंपनी का जो भी एसेट्स था, जो भी लाइबिलिटीज था, उससे न्यू कंपनी ले रही है, और यहां लिखा है एट अ बुक वैल्यू एक्सेप्ट द फॉलोइंग। नीचे जो आप वैल्यूएशन यहाँ पे देख रहे हो, लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीन, ये बुक वैल्यू है। तो इनको छोड़ के जो कुछ बचा होगा उन्हें, सॉरी, ये जो नीचे जो वैल्यूएशन दिया है ये मार्केट वैल्यू है, और इन्हें छोड़ के जो बैलेंस शीट पे जो बचा होगा उसे हम बुक वैल्यू कहते हैं। ठीक है, नाउ E1, कॉस्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन अमाउंटिंग 10,000 पेड बाय ए। ए कौन सी कंपनी है, न्यू कंपनी है। इसका मतलब यहां पे कौन सा एंट्री पास करेंगे, एक्सपेंसेस पेड बाय न्यू कंपनी। ओके, नाउ F1 को क्या दिया है, क्रेडिटर ऑफ बी लिमिटेड इंक्लूड 10,000 पेबल टू ए लिमिटेड। अब यहां पे देखो क्रेडिटर नाम दे दिया। अब जनरल एंट्री में मैंने आपको बताया था इंटर कंपनी डेब्ट, क्या एंट्री थी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, तो वो एंट्री हम यहाँ पे पास कर देंगे। क्या पास करेंगे, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, अमाउंट 10,000। G1, it was decided by the director of A Limited to set off goodwill and capital reserve mutually। हमने लास्ट एंट्री देखा था, उसमें दिया था कि गुडविल और कैपिटल रिजर्व को हमें यहाँ पे सेट ऑफ करना है, तो वो एंट्री यहाँ पे पास करनी है। नाउ प्रिपरेशन आपको यहाँ पे क्या करना है, कंप्यूट परचेस कंसिडरेशन ऑफ बी लिमिटेड, एंड सेकंड पास जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। ए लिमिटेड न्यू कंपनी है, तो न्यू कंपनी हमें यहाँ पे जनरल एंट्री पास करनी है। एंड थर्ड वन, प्रिपेयर बैलेंस शीट आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ ए लिमिटेड एंड अप्लाई परचेस मेथड। नाउ अभी हम बैलेंस शीट हम हमारे नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे सॉल्व करेंगे, क्लास 5 में, बट आज हम यहाँ पे करेंगे कंप्यूटेशन पीसी कैसे निकालेंगे और साथ में जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी कैसे पास करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा।
कि सबसे पहले आपको क्या सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे पीसी सॉल्व करना है, उसके बाद हम जनरल एंट्री पास करेंगे। ओके नाउ अब यहाँ पे आप देख सकते हो पीसी में यहाँ पे दो चीज़ें हैं, अभी हमने देखा था लास्ट टाइम। A Limited will issue 8 equity share for every 5 equity share in B Limited of 10 each at ₹11 per share. Now आप यहाँ पे देख सकते हो क्या दिया है, A Limited will issue 8 equity share for every 5 equity share in B Limited of 10 each at ₹11 per share. मतलब अगर 5 इक्विटी शेयर बी में है तो न्यू कंपनी उसे कितना देगी, 8 देगी। अब आप ऊपर देख सकते हो इक्विटी शेयर होल्ड कंपनी बी लिमिटेड में कितना है, 40,000 शेयर है। कैसा है 40,000, बी लिमिटेड का अमाउंट कितना है 4 लाख, वो एक शेयर की वैल्यू कितनी 10 रुपये है, तो 4 लाख को डिवाइड करो 10 से, आपको नंबर ऑफ शेयर मिलेगा 40,000। ओके तो अब यहाँ पे कैलकुलेशन करके हम देख लेंगे। नाउ लेट्स सी कि कैसे यहाँ पे सॉल्व करना है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। नाउ सी हियर, नाउ स्टेप नंबर 1 है हमारा। स्टेप नंबर 1 हमें यहाँ पे क्या सॉल्व करना है, परचेस कंसिडरेशन। अच्छा अब यहाँ पे इक्विटी और प्रेफरेंस आपको प्रॉपर दिया हुआ था, इसलिए कौन सा मेथड हो जाएगा, नेट पेमेंट मेथड। ये मैंने आपको बताया था फॉर्मेट लास्ट टाइम, टू हुम, मोड ऑफ पेमेंट एंड अमाउंट। अब आप यहाँ पे देख सकते हो क्या है कि इक्विटी शेयर की बात यहाँ पे हो रही है कि अगर 5 इक्विटी शेयर है बी के पास तो न्यू कंपनी उसे अपनी कंपनी में 8 शेयर यहाँ पे देगी। तो न्यू कंपनी में जो यहाँ पे 8 शेयर आपको दे रही है, अब हमें देखना है कि न्यू कंपनी कितना शेयर देगी, जो कि ओल्ड कंपनी बी में 40,000 इक्विटी शेयर है। अच्छा इक्विटी शेयर है तो आप किसको दोगे, यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर को। मोड ऑफ पेमेंट आप क्या दोगे, इक्विटी शेयर इन ए लिमिटेड लाइक न्यू कंपनी। ये कैलकुलेशन है गिवन हेल्ड। गिवन मीन्स कंपनी कितना इशू करेगी, 8 शेयर। हेल्ड मीन्स कितना होना चाहिए, 5 शेयर। अगर पुरानी कंपनी में 5 शेयर है तो उसे न्यू कंपनी 8 शेयर देगी। तो हमने देखा कैलकुलेशन में कि पुरानी कंपनी पूरे 40,000 शेयर हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे। कैसे होगा, 40,000 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 5 से डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पे 40,000 इंटू 8 करेंगे 3,20,000 आएगा, उसे डिवाइड बाई 5 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 64,000। दिस इज द नंबर ऑफ शेयर्स। नाउ अब हमने देखा कि इक्विटी शेयर 10 का था, बट यहाँ पे उसे कितने में इशू किया गया, 11 रुपीस में। मतलब जो 10 रुपया था वो फेस वैल्यू और जो 1 रुपया एक्स्ट्रा था वो सिक्योरिटी प्रीमियम। तो आप यहाँ पे देख सकते हो फेस वैल्यू 64,000 शेयर है, 10 रुपया है फेस वैल्यू, मल्टीप्लाई करेंगे 6,40,000 आ जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम है यहाँ पर 64,000 शेयर है, मल्टीप्लाई बाई 1 रुपया एक्स्ट्रा था, वो 64,000 प्रीमियम हो गया। इन दोनों को यहाँ पे प्लस करो, 6,40,000 प्लस 64,000 ऐड करके हमें मिलेगा 7,04,000। ओके नाउ अब यहाँ पे दिया था जो सेकंड पीसी है वो ये दिया हुआ था क्वेश्चन में कि जो 11% प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ बी लिमिटेड विल बी इशूड इक्वल नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर इन ए लिमिटेड ऑफ ₹100 each at ₹105 पर शेयर। मतलब जो पुरानी कंपनी बी लिमिटेड में 11% जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर यहाँ पे दिया है, अब कितना दिया था मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा दिया था कि बी कंपनी में प्रेफरेंस शेयर 4 लाख है, 4 लाख को 100 से डिवाइड किया तो 4,000 नंबर ऑफ शेयर आ गया। तो नंबर ऑफ शेयर 4,000 ही है। अब 100 का शेयर 105 रुपए में यहाँ पे इशू किया गया, मतलब 5 रुपए एक्स्ट्रा है वो सिक्योरिटी प्रीमियम। आप यहाँ पे देख सकते हो। नाउ किसे देंगे अब हम, टू हुम, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। हमने उन्हें क्या अलॉट किया, 11% प्रेफरेंस शेयर इन न्यू कंपनी ए लिमिटेड। अच्छा फेस वैल्यू देखिए 4,000 नंबर ऑफ शेयर है, 100 रुपया फेस वैल्यू है, मल्टीप्लाई कर दो अमाउंट आ जाएगा 4 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम 4,000 नंबर ऑफ शेयर है, 5 रुपया एक्स्ट्रा था, मल्टीप्लाई करें 20,000 आएगा, 4 लाख प्लस 20,000 अमाउंट होगा 4,20,000। अब आप यहाँ पे देख सकते हो दिस इज 7,04,000 और ये 4,20,000। इन दोनों को आप ऐड करो, आपको नंबर ऑफ अमाउंट यहाँ पे जो टोटलिंग है 11,24,000 मिला, और इसी हम क्या कहते हैं, इसे परचेस कंसीडरेशन। है बस में। तो ये आपका स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 1 में हमने यहाँ पे क्या फाइंड कर लिया, परचेस कंसीडरेशन फॉर 4 मार्क्स। यहाँ पे आपका फिक्स्ड यहाँ पे हो गया कि आपको 4 मार्क्स मिल चुके हैं। बट अगर आप एक स्टेप अगर ये कंप्लीट कर लेते हो तो आगे के स्टेप आप इजीली वहां पे फटाफट सॉल्व कर सकते हो। नाउ तो फर्स्ट स्टेप नंबर 1 था हमारा पीसी निकालना। अब हमारा स्टेप नंबर जो 2 है वो ये है कि कैसे
हमें यहाँ पे जर्नल एंट्री पास करनी है, जो कि हमने अभी भी देखा कि किस तरीके से न्यू कंपनी के बुक में जो जर्नल एंट्री है वो 3 एंट्री फिक्स हो जाती है। नंबर 1 बिजनेस परचेज, एसेट एंड लायबिलिटी टेकन ओवर एंड डिस्चार्ज ऑफ पीसी। तो लेट्स सी, अब देखते हैं क्या है। नाउ जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। ए लिमिटेड मीन्स न्यू कंपनी। ओके, तो 3 एंट्री फिक्स है जहां तक आपको पता है, मैंने आपको अभी जस्ट यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे दिया है। नंबर 1 है बिजनेस परचेज। तो बिजनेस परचेज की क्या एंट्री है? बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी। तो यहाँ पे ओल्ड कंपनी का नाम क्या है? बी लिमिटेड है। ओके, नाउ अमाउंट क्या आएगा? पीसी का। पीसी में कितना अमाउंट था? 11,24,000। तो ये आपका यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 11,24,000। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट एंट्री था बिजनेस परचेज। बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी। ओल्ड कंपनी थी बी लिमिटेड। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अमाउंट हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? जो पीसी में दिया जाता है वो अमाउंट यहाँ पे। नाउ द सेकेंड एंट्री हमारी है यहाँ पे एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर। अच्छा, वो भी कौन सी वैल्यू पे? मार्केट वैल्यू। बट अगर आपको क्वेश्चन में अगर मार्केट वैल्यू नहीं दिया गया होगा तो आप क्या लिखोगे? तो आपको बुक वैल्यू को ही मार्केट वैल्यू कंसिडर करना होगा कि जो बुक वैल्यू है वही हमारी मार्केट वैल्यू है। ओके, सो नाउ अब हम यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि एसेट्स में क्या है हमारे पास। अब यहाँ पे देख सकते हो एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, स्टॉक है, सन्ड्री डेटर है, बिल्स रिसीवेबल है एंड बैंक है। ठीक है, और आपको पुरानी कंपनी का लिखना है कि क्योंकि न्यू कंपनी ने तो बी को खरीद लिया, अब बी का सारा एसेट्स किसका हो गया? अब ए का हो गया। अच्छा, लाइबिलिटी में आप यहाँ पे देख सकते हो क्या है? सन्ड्री क्रेडिटर है। अच्छा, बी का, लेकिन हाँ बी का 10% डिबेंचर, देखो ए में नहीं है बी में है, तो ये हमें लिखना है। 15% डिबेंचर ये ए में है, आपको ये नहीं लिखना। मतलब यहाँ पे केवल 2 चीज़ें आपको लेनी है, एक 10% डिबेंचर और एक सन्ड्री क्रेडिटर्स। ओके, अच्छा, जो कि पीछे अब अगर हम देखें तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है यहाँ पे ये इनकी मार्केट वैल्यूएशन है। आप देख सकते हो D1 दिया था, ऑल द एसेट एंड लायबिलिटी बी टेकन ओवर एट अ बुक वैल्यू एक्सेप्ट दी फॉलोइंग, इनको छोड़ के। अच्छा, लैंड एंड बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू कितनी? 3 लाख है, हम 3 लाख यहाँ पे लिखेंगे। प्लांट एंड मशीन का 5 लाख है, स्टॉक का 3 लाख है, डेटर का 260, बिल्स रिसीवेबल का 160। अच्छा, यहाँ पे सब दिया हुआ है, बस केवल हमारे पास क्या नहीं दिया? बैंक का नहीं दिया, तो बैंक जो है वो एज इट इज लिख देंगे। अच्छा, सन्ड्री क्रेडिटर यहाँ पे कितना? 3,80,000, तो हम सन्ड्री क्रेडिटर में कितना लिखेंगे? 3,80,000 लिखेंगे, और जो 10% डिबेंचर उसमें कितना लिखेंगे? 2,40,000। ओके, सो नाउ अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे लिखना। अब देख सकते हो लैंड एंड बिल्डिंग है, तो लैंड एंड बिल्डिंग में कितना दिया था? 3 लाख। मैं यहाँ पे न्यू पेन ले लेता हूँ। 3 लाख है। प्लांट एंड मशीनरी में कितना है? 5 लाख है। देन स्टॉक कितना है? 3 लाख है। डेटर्स 2,60,000। बिल से रिसीवेबल है 1,60,000। ओके, और बैंक में यहाँ पे दिया हुआ है 20,000। बैंक कितना है? 20,000। तो बैंक में लिख दूंगा 20,000, ये बुक वैल्यू ही आ जाएगी। ओके, नाउ टू 10% डिबेंचर्स। तो जो यहाँ पे 10% डिबेंचर्स है, बी कंपनी का कितना था? 2,40,000, वो हम लिख देंगे। सन्ड्री क्रेडिटर की मार्केट वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 3,80,000। ठीक, एंड बिजनेस परचेज मीन्स क्या? बिजनेस परचेज का मतलब ये आप देख रहे हो अमाउंट, बिजनेस परचेज 11,24,000, तो इस अमाउंट को यहाँ पे कॉपी कर लेंगे 11,24,000। ओके, अब बोलोगे सर यहाँ पे डिफरेंस कैसे आएगा? तो पहले आपको डेबिट का पहले यहाँ पे टोटल कर लेना है, फिर क्रेडिट का आपको देखना है कि डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है। तो हम एक कैलकुलेटर यहाँ पे ले लेते हैं। कैलकुलेटर में आप देख सकते हो पहले डेबिट में कितना है? 3 लाख है, 5 लाख है, 3 लाख है, 260 है, 160 है, देन 20,000 है। तो डेबिट में कितना आ गया? 15,40,000, 15,40,000। अच्छा, क्रेडिट में देखो 240,
380 एंड 1124 कितना आ रहा है 17,44,000। अब इसमें से अगर हम 15,24,000 को अगर निकाल दें, सॉरी 15,40,000 को, तो हमें बैलेंस कितना मिल जा रहा है 2,04,000। मतलब ये 2,04,000 कहाँ पे कम आ रहा है, डेबिट में कम आ रहा है। और अगर डेबिट में अगर कम आ रहा है तो हम उसे क्या लिखेंगे, गुडविल अकाउंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट। तो ये जो डिफरेंस है यहाँ पे, इसमें यहाँ पे लिख देंगे गुडविल अकाउंट डेबिट। कितना डिफरेंस है 2,04,000। ओके, यहाँ पे समझने के लिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, डिफरेंस आया है। ठीक, तो दो एंट्री आपकी कंप्लीट यहाँ पे हो गई, बिजनेस परचेज एंड एसेट एंड लायबिलिटी टेकन ओवर। नाउ थर्ड वन क्या है, लिक्विडेटर ऑफ बी लिमिटेड। तो लिक्विडेटर ऑफ बी लिमिटेड में क्या आएगा 11,24,000। तो इसे हम यहाँ पे लिख लेंगे, लिक्विडेटर ऑफ बी लिमिटेड में 11,24,000। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या आएगा, तो 7 लाख जो 4,000 था वो हम नहीं लिखेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे जो 6,40,000 था फेस वैल्यू वो लिखेंगे। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में कितना था 4 लाख था वो लिखेंगे। अच्छा, अब 64,000 इसका सिक्योरिटी प्रीमियम और 20 इसका, दोनों ऐड कर लो तो आपको मिल जाएगा 84,000। ओके, नाउ एक्सपेंसेस पेड बाय न्यू कंपनी। अब यहाँ पे गुडविल आएगा कि रिजर्व आएगा, वो सेकेंड एंट्री पे डिपेंड करता है। तो सेकेंड एंट्री में डिफरेंस क्या है, गुडविल, तो यहाँ पे आ जाएगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। तो आप क्वेश्चन में यहाँ पे देख सकते हो, क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि जो अब्जॉर्प्शन कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन अमाउंटिंग 10,000 पेड बाय ए लिमिटेड, ये हो गया न्यू कंपनी का एक्सपेंस। और जो इंटर कंपनी डेब्ट है क्रेडिटर टू डेटर वो है 10,000। ओके, तो हम अभी पहले यहाँ पे न्यू कंपनी का जो एक्सपेंसेस है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। न्यू कंपनी का जो एक्सपेंसेस कितना यहाँ पे दिया है 10,000 है। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना आ जाएगा 10,000। तो यहाँ पे आपका 10,000 आ गया। ठीक है, नाउ इंटर कंपनी डेब्ट्स कितना है, आपको एंट्री तो आपको याद हो जाएगी, सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर अकाउंट। तो अमाउंट कितना दिया था 10,000, तो 10,000 यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, नाउ अब क्वेश्चन में ये देखना है कि स्टैट्यूटरी रिजर्व है कि नहीं है। तो सबसे पहले आप देख लो वहां पे कुछ ऐसा रिजर्व दिया है कि नहीं दिया है। तो क्वेश्चन लेट्स चेक करते हैं। पहले हम देख सकते हो आप स्टैट्यूटरी रिजर्व में क्या है, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व दिया है एंड अदर स्टैट्यूटरी रिजर्व। और ये न्यू कंपनी मत देखो, आप ओल्ड कंपनी को देखो, ओल्ड कंपनी में दिया है कि नहीं दिया है, 40,000 एक्सपोर्ट है एंड अदर कितना 20 दिया हुआ है। तो अगर क्वेश्चन में लिखे या ना लिखे कि पास करो या ना करो, बट अगर दिया है तो आपको कंपलसरी वो पास करना होता है। तो हम यहाँ पे एंट्री यहाँ पे लिख लेते हैं, अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व एंड टू अदर स्टैट्यूटरी रिजर्व। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो अमाउंट कितना है, ओल्ड कंपनी में कितना है एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, ओल्ड कंपनी में कितना है 40,000 है और अदर कितना है 20,000 है। तो दोनों को ऐड करके कितना आ जाएगा 60,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60,000। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे। तो पहले स्टार्टिंग की जो 3 एंट्रीज हैं, बिजनेस परचेज, एसेट एंड लायबिलिटी, डिस्चार्ज ऑफ पीसी के बाद एक्सपेंस पेड बाय न्यू कंपनी, इंटर कंपनी डेब्ट्स एंड स्टैट्यूटरी रिजर्व। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे अब आप यहाँ पे देख सकते हो क्या दिया है, ए लिमिटेड अग्री टू टेक ओवर द डिबेंचर ऑफ बी लिमिटेड एट बुक वैल्यू सब्सिक्वेंटली आफ्टर एब्जॉर्प्शन 10% जो डिबेंचर होल्डर था पुरानी कंपनी का बी का, उसे न्यू कंपनी ने यहाँ पे डिस्चार्ज किया है। अब उससे 10 के बदले यहाँ पे कितना परसेंट का डिबेंचर दे रही है 15% ऑफ 100 सो एज टू मेंटेन द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इंटरेस्ट उससे सेम मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। चलो मैं यहाँ पे आप थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन है मैं आपको यहाँ पे करके बता देता हूँ। जैसे कि पुरानी कंपनी में जो डिबेंचर है उसकी वैल्यू कितनी है 2,40,000 है। कितनी है 2,40,000 है। तो पुरानी कंपनी में जो डिबेंचर है 2,40,000 का, उस पर पुरानी कंपनी ने 10% इंटरेस्ट दिया था। कितना दिया था 10%। तो 2,40,000 का जो 10% होता है वो कितना होता है बच्चों 24,000 होता है। कितना 24,000। यहाँ दिया है कि 10% था
तो 24,000 उसको इंटरेस्ट मिलता था। अच्छा, अब इंटरेस्ट का परसेंटेज बढ़ के कितना हो गया 15, बट सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में कोई चेंज नहीं होगा। तो मतलब अगर 24,000 अभी भी उसे 24,000 ही मिलेगा, बट परसेंटेज कितना हो गया 15% हो गया। तो अगर 15% है तो 24,000 मिल रहा है, और अगर यहाँ पे पूरा 100% अगर यहाँ पे कर दिया जाए तो कितना होना चाहिए। तो आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे कर सकते हो, 100 को मल्टीप्लाई करो 24,000 से और डिवाइड बाय कर दो 15 से। मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, 24,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 15 करोगे, आपको यहाँ पे मिलेगा 1,60,000। मतलब नई कंपनी अपने कंपनी में जो 15% जो डिबेंचर दे रही है इंटरेस्ट का, वो कितना अमाउंट दे रही है 160। वो बोलोगे सर 2,40,000 पे 10% 24,000 होता था, तो क्या 1,60,000 पे 15% भी 24,000 होगा? हाँ होगा, बट आप चेक कर सकते हो 1,60,000 का 15% अगर इंटरेस्ट दे रही है कंपनी तो कितना होगा 24,000 होगा। आई बात समझ में? तो सर इसकी एंट्री हम यहां पे कैसे पास करेंगे? तो इसकी एंट्री बच्चों आप इस तरीके से पास करोगे कि पहले आपको देखना है कि पुरानी कंपनी में कितने का डिबेंचर था। सो आप यहां पे देख सकते हो, नाउ हियर डिबेंचर का जो पेमेंट हम यहां पे जो करेंगे वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए। कैसे? देख लो, पुरानी कंपनी में आपका जो डिबेंचर था वो कितना था? तो कितना था 2,40,000 था। ओके, अच्छा न्यू कंपनी में आपको कितना डिबेंचर दे रही है, कितने का 1,60,000 का दे रही है। तो जो डिफरेंस आएगा क्रेडिट में आ रहा है, तो उसे कहते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्या कहते हैं? कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये आपको आना ही चाहिए। नाउ लास्ट वन क्या है? सेट ऑफ रिजर्व। हमें यहाँ पे रिजर्व को सेट ऑफ करना है। अच्छा, कैसे रिजर्व को सेट ऑफ करेंगे? याद रखो, मैंने अभी आपको बताया था कि जो कम होगा उसे यहां से रिड्यूस किया जाता है। अब हम अगर बात करें, कैपिटल रिजर्व कितना आया 80,000, गुडविल कितना आया था 2,04,000। तो क्या कम है बच्चों? कैपिटल रिजर्व कम है कि नहीं? तो उसे यहां पे सेट ऑफ कर दो। रिजर्व लाइबिलिटी होता है, इसे आप रिड्यूस करोगे तो ये डेबिट हो जाएगा। तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो कितना, जितना रिजर्व है उतना ही अमाउंट यहां पे शो करना होता है। ओके, आई बात समझ में? तो इस तरीके से हमने पूरे 8 एंट्रीज यहां पे पास किए हैं और हमारे सम्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नाउ अब है इसका बैलेंस शीट, वो हम हमारे नेक्स्ट क्लास 5 में देखेंगे कि बैलेंस शीट रिवाइज 6 कैसे बनाते हैं, नोट टू अकाउंट वहां पे कैसे बनाते हैं, और मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आप 10 मिनट्स में बैलेंस शीट रेडी कर लोगे विथ नोट टू अकाउंट। ओके, तो आप एक बार फिर से यहाँ पे देख सकते हो क्या है। सबसे पहले स्टेप हमारा क्या था? पीसी निकालना था। आप यहाँ पे अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप ले सकते हो प्रॉपर। ये पीसी है फर्स्ट स्टेप। ओके, देन जर्नल एंट्रीज है हमारे पास। इन द बुक्स, जर्नल इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी है। 3 एंट्री फिक्स है, आपको पता है। तो उसके बाद एंट्री वो डिपेंड करता है एग्ज़ाम में है, बुक में दिया है तो आएगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, और 2 एंट्री आपने अभी भी यहाँ पे देखा है, डिबेंचर पेमेंट एंड सेट ऑफ रिजर्व। ओके, सो बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लगा? न्यू कंपनी की जो जर्नल एंट्री है आपको प्रॉपर समझ में आ गया, और जो मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसलिए लिया ताकि जो कंसेप्ट है वो इजीली वहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए, इसलिए मैंने आपको आज प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेके यहाँ पे सॉल्व करा दिया है। और आपको कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। और भी जो भी वीडियोस हैं मेरे जो क्लास 5 के जो आएंगे, रिवाइज बैलेंस शीट का, बैलेंस शीट को कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत सारे बच्चों को यही प्रॉब्लम होती है सर हम सब कर लेंगे बट बैलेंस शीट हमें नहीं समझ में आता है। तो बच्चों आप घबराओ मत, मैं उसके लिए भी बहुत ही ईजी ट्रिक, सिंपल ट्रिक वहाँ पे आपके
लेके आऊंगा ताकि आप उससे 10 मिनट के अंदर बैलेंस शीट को सॉल्व कर सको। सो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो देयर इज फॉर मोर वीडियो अपडेट्स एंड फॉर द लेटेस्ट वीडियो, और हमेशा नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए। थैंक यू।